नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा 18 को आपका एक एग्ज़ाम हुआ था बेड एंट्रेंस का, और उसका मैंने आपको हिंदी का सॉल्यूशन कराया था और आज आपके समक्ष में लेकर आया हूँ जीएस का सॉल्यूशन। इसको लाने का सबसे मेन मकसद ये है क्योंकि आपका 4-5 दिसंबर को एग्ज़ाम है बीडीओ बीपीडीओ का, और वहाँ पर जीएस जो आने वाला है बहुत अच्छे स्तर का आएगा। और इस पेपर में भी जो जीएस बनाता है सेकंड पेपर का, तो उसका लेवल एक तरह से सेम ऐसा ही था जैसे यूके ट्रिपल एससी पूछता है। बाकी जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ वाकई में ही इस प्रकार का आपका पैटर्न रहता है यूके ट्रिपल एससी का जैसे इस एग्जाम में आया था। बाकी आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उत्तराखंड की जितने भी आगामी परीक्षाएं बीडीओ बीपीडीओ, आपका पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, मंदिर रक्षक, इन सभी की तैयारी हमारे इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है। तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो इससे जो पहले 9 क्वेश्चन थे वो हमारे एक प्रकार से सोशोलॉजी वाले क्वेश्चन थे, तो उनका इतना रोल नहीं रहता है मेरे अकॉर्डिंग। तो देखिए पहला प्रश्न था ये, निम्न में से कौन संस्था नहीं है। तो देखिएगा अगर हम बात करें संस्था, एक प्रकार से हम इनको संस्कार भी बोल सकते हैं। तो 3 तो आपके संस्कार है, नामकरण, विवाह, उपनयन, और ये थिएटर आपका संस्कार नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका सही था। उसके बाद हम बात करें भारत में अधिकांशतः अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखिएगा अदृश्य जो बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी वह कृषि के क्षेत्र में मिलेगी। और इस तरीके का क्वेश्चन आपका मालूम किया था जो आपका क्लर्क का एग्जाम आया था अभी हाल ही में, जो आपके 751 पद थे, तो उसमें सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन मालूम किया गया था कि कृषि में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है। तो अदृश्य बेरोजगारी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बजट संबंधित है। तो आपको बताना कि बजट वास्तव में क्या है। तो देखिएगा बजट आपका पेश किया जाता है वित्त मंत्री जी के द्वारा, और इसके अंतर्गत होता है कि हमें पिछले वर्ष में कितनी आय प्राप्त हुई, किन किन सेक्टरों से, और एक प्रकार से उसके बाद हम बताते हैं कि अगला जो हमारा वर्ष है पूरा, उसमें हम किस किस क्षेत्र में कितना कितना रुपया खर्च करेंगे और कहाँ कहाँ से हम टैक्स प्राप्त करेंगे। तो एक प्रकार से आय व्यय का ब्यौरा होता है कि हमें इनकम कहाँ से होगी आगामी वर्ष में, और हम किन किन स्कीमों पे, किन किन योजनाओं पे अपना पैसा खर्च करने वाले हैं। तो बजट मुख्य रूप से संबंधित है सरकार की आय व्यय के ब्यौरे से। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंजाब नेशनल बैंक है। तो पंजाब नेशनल एक प्रकार का कॉमर्शियल या व्यापारिक बैंक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए हो जाएगा। बाकी एक चीज़ और याद रखनी है, भारत का पहला पूर्ण रूपेण बैंक कौन सा आता है, तब भी आपका पंजाब नेशनल बैंक आएगा। इसको बनाया भी भारतीयों ने था, लाला लाजपत राय जी इसके संस्थापक थे, और इसको चलाने वाले भी कौन थे, हमारे भारतीय ही थे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बाकी हमारा केंद्रीय बैंक जो है वो आपका आरबीआई है, जो नोटों का निर्गमन भी करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दोहरी गणना से बचने के लिए राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतिम वस्तु। यानी कि कोई भी किसी भी चीज़ की हमें गणना करनी हो तो उसका जो अंतिम मेन चीज़ निकलेगी आके, उसकी हम गणना करते हैं। तो इससे किसी भी चीज़ को 2 बार गणना उसमें नहीं आती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार हम इसको गलत करते हैं। मंदी के समय सरकार को किस प्रकार का बजट बनाना चाहिए। बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है ये। तो घाटे का बजट तैयार करना चाहिए जिस समय पर आर्थिक मंदी हो, चाहे वो देश में हो या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, घाटे का बजट। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा व साख की मात्रा को नियंत्रण करने के लिए अपनाई गई नीति क्या कहलाती है। तो ये आपकी कहलाती है मौद्रिक नीति। शायद इस प्रकार का प्रश्न भी आपको क्लर्क में देखने को मिला होगा सेकंड शिफ्ट में। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न अवधारणा का अध्ययन किया जाता है। तो देखिएगा इसी प्रकार के लेंथी क्वेश्चन में मालूम कर लेते हैं जिसका अर्थ भी हम निकाल नहीं पाते हैं। आपको हर पेपर में 6 से 7 क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे, और ये भी जो 40 क्वेश्चन है इसमें भी आपको 1 से 2% जरूर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय आय इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में करेंसी नोट निर्गमन करने के नियामक संस्था कौन है। यानी कि जो नोटों की छपाई होती है उसको कौन करता है। ऐसा नहीं कोई भी बैंक उसको छाप देगा या हमारी सरकार उसको छाप देगी। सरकार नोटों को नहीं छापती है। जो नोटों का निर्गमन किया जाता है वो हमारा जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, उसके द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन
डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में करेंसी नोटों का निर्गमन किसके द्वारा होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के द्वारा। बाकी ना ही बैंक ऑफ बड़ौदा, ना ही इंडियन बैंक, ना ही पंजाब नेशनल बैंक। बाकी आरबीआई के हम बारे में बात करें तो देखिएगा आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो आपको 1949 में हुआ था, ये आपको याद करके चल लेना है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर अगले पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है 19वां, भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य लक्षण है। तो देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य लक्षण है प्रति व्यक्ति निम्न आय, तो ये भी लक्षण है। यहाँ पर इतनी जनसंख्या है मेनली, और उतना एक प्रकार से इनकम देश को नहीं हो पाती है, अर्थव्यवस्था पहले से यहाँ की कमजोर रही है, तो प्रति व्यक्ति आय निम्न है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, जी हाँ, कृषि को रीढ़ कहा जाता है भारत की अर्थव्यवस्था की। लगभग आधे से अधिक जनसंख्या कृषि से ही अपना जीवन यापन करते हैं, कृषि से ही जुड़ी हुई है। बाकी तीसरा क्या? पूंजी का अभाव है। तो जब प्रति व्यक्ति आय निम्न रहेगी तो पूंजी का अभाव रहेगा, तो जाहिर सी बात है ये सारे ही इसका बात हो जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य लक्षण है प्रति व्यक्ति निम्न आय, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था और पूंजी का अभाव। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 है आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की गई। तो आयुष्मान भारत योजना जो आपका गोल्डन कार्ड बनता है जिसमें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसको प्रारंभ किया गया था वर्ष 2018 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। स्थलाकृति मानचित्र का उपयोग भूगोल के, बाकी आपको आंसर बताना में भी किया जाता है। तो जो आपके स्थल आकृति वाले मानचित्र बनते हैं उनका प्रयोग सैन्य विमानों में भी किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी मानचित्र को बड़ा या छोटा किया जाता है तब कौन सी मतलब चीज़ रहती है, मतलब सत्य रहती है, यानी वो रहेगी। तो देखिएगा रेखीय मापन, रेखीय जो मापनी होती है वह रहती है, बाकी और चीज़ों में अंतर आता है, लेकिन इस रेखीय मापनी में अंतर नहीं आता। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है लेवेंसट्रॉम शब्द का अर्थ क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं घुमाने वाले, तो रहने का स्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा बी है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बताना है कि जो आपका आकाश का रंग हमें नीला दिखता है वो किस कारण। तो प्रकीर्णन तो हमने पढ़ा था, अब इसमें प्रकीर्णन का भी प्रकार बताना है किस प्रकार का। मी प्रकीर्णन, अवरणतात्मक प्रकीर्णन, अपवर्तन तो होता ही नहीं है, जाहिर सी बात है, प्रकीर्णन ही होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, रेले प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 25 है ग्रेनाइट किसका उदाहरण है। तो देखिएगा आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है आपका ग्रेनाइट। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। आग्नेय चट्टानों को सब जानते होंगे, ये आपका ज्वालामुखी है, और जब ज्वालामुखी से लार्वा निकलता है उसके बाद में जब ये लार्वा ठंडा हो जाएगा तो इसके ठंडे होने के बाद जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन चट्टानों को हम आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। बाद में जब ये टूट फूट कर बिखर जाती है यही चट्टानें, तो इस चट्टानों के बाद ही टूटने फूटने के बाद होता है काली मिट्टी का निर्माण। तो फिलहाल ग्रेफाइट किसका उदाहरण है आपके आग्नेय चट्टानों का। क्वेश्चन नंबर 26 है ये पवने विषुवत रेखीय शांत पेटी के दोनों ओर प्रभावित होती है, यानी कौन सी है वो। तो ये आपके डोलोड्रम पवने हैं जो विषुवत रेखीय शांत पेटी के दोनों ओर प्रभावित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है फोएन, चिनक, खामसीन और सिरोक्को हैं, ये किस प्रकार की पवने हैं। तो गर्म स्थानीय पवने हैं, ये ऐसे भी आ सकता है नॉर्मल एक बारी में कि चिनक किस प्रकार की पवन है, खामसीन किस प्रकार की पवन है, सिरोक्को किस प्रकार के, तो गर्म स्थानीय पवन है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है गुंज, मिडेल, रिस और बर्म किसके विभिन्न चरण हैं। तो देखिएगा ये अल्पाइन हिमाच्छादन के चरण हैं, आपने इस प्रकार से सुना भी होगा, जो उत्तराखंड भी अगर हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपका डी हो जाएगा, एल्पाइन हिमाच्छादन। क्वेश्चन नंबर 29 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा IST GMT से कितने घंटे है, या आगे है या पीछे है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा ये आपके 5.5 घंटे आपका आगे हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हमारा डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन में जब प्रकाश के स्रोत को ग्लोब के से अनंत दूरी पर रखा हो तो प्राप्त प्रक्षेप को कहते हैं, यानी किस प्रकार का कोण उसको कहा जाता है। तो लंबकोणीय प्रक्षेप। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 वाला हुआ था दिसंबर में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी।
तो इसके अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो ये आपको याद रख लेना है। अगर स्वराज की मांग आएगा ओनली तो दादा भाई नौरोजी 1906 और पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 32 है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो देखिएगा अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में पहली बार पराजित किया था। तो देखिएगा दो युद्ध हुए थे, एक तराइन के जिसमें पहला तराइन का युद्ध हुआ था, इसमें विजय रहे थे पृथ्वीराज चौहान जी, और जो दूसरा तराइन का विजय हुआ था इसमें विजय रहा था मोहम्मद गौरी। इसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ था, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था, लेकिन यहाँ पर मालूम किया है पृथ्वीराज चौहान जी वाला। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा तराइन का युद्ध। यहाँ पर प्रथम द्वितीय लिखा नहीं तो ओनली हमारा तराइन का ही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है इलाहाबाद स्तंभलेख जो कि प्राग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, इसके रचयिता कौन है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार के आपका हाईकोर्ट कलर के एग्जाम में बना था कि प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा हुआ है। तो ये आपका संस्कृत भाषा का था और इसको लिखा था आपका हरिसेन महोदय ने। ये आपके एक कवि थे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही, समुद्रगुप्त के समय कवि थे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है हरिसेन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ये आपको बताना है। देखिएगा आलमगीरपुर आपका यूपी में था, लोथल आपका गुजरात में था, कालीमंगा की मैं बात करूँ तो ये आपका राजस्थान में था, लेकिन यहाँ पर हरियाणा दे रखा है तो यही आपका गलत होगा, ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 मेवाड़ के राजा मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खनुआ या खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। तो देखिएगा राणा सांगा को हराया था। मैं आपको थोड़ा सा समय लूँगा। बाबर के मेन युद्ध थे आपके 1526, 27, 28 और 29। ये आपको याद कर लेना है। आपका कौन कौन से युद्ध थे देखिएगा, या आपको याद रखनी है ट्रिक पाखा चा और घा। देखिएगा पै से पानीपत का युद्ध, खा से खानवा का, च से चंदेरी का और घा से घाघरा का। तो पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का, घाघरा का। 26 में पानीपत, 27 में खानवा, 28 में चंदेरी, 29 में घाघरा का। अब कई बार ऐसे बच्चे फंसते हैं किसका युद्ध कब हुआ था। तो आपको सिंपल सा याद कर लेना, चारों युद्ध में आपका बाबर होगा, जाहिर सी बात है चारों युद्ध बाबर के थे। और एक ट्रिक याद रखना, इरा में अफगान। तो देखिएगा बाबर का जो पहले युद्ध था पानीपत का युद्ध, तो उसमें ई से आपका इब्राहिम लोदी हुआ बाबर के अपोजिट। दूसरा था खानवा का, तो यहाँ पर रा रहा था तो रा फॉर राणा सांगा, तो बाबर के खिलाफ राणा सांगा खानवा में था। उसके बाद में आपका था चंदेरी का, चंदेरी के मे फॉर मेदनी रॉय, चंदेरी में लास्ट में बचा आपका घाघरा का, तो अफ से आएगा अफगान। तो इरा में अफगान याद रखना है। ये आपके राजाओं का वर्णन है जिन्होंने बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। और पाखा चाका आपको याद रख लेना है कि कौन कौन से युद्ध कब हुआ था। बाकी 26, 27, 28, 29 याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 37वां सती प्रथा का पूर्णतः प्रतिबंध किसने किया था। तो सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंग महोदय ने लगाया था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठगी प्रथा का अंत भी इन्होंने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 30 महावीर को सर्वोच्च ज्ञान जिसे हम कैवल्य के नाम से जानते हैं जैन धर्म में, इसकी प्राप्ति हुई थी। तो देखिएगा एक ग्राम था आपका रिजुपालिका नदी के तट पर ग्राम था जरम्भिक। तो जरम्भिक गांव के निकट महावीर स्वामी जी को कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि मेरठ कानपुर दोनों में डाउट है, तो आप बताइएगा इसका आंसर जरूर। क्वेश्चन नंबर 40 है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो इनके आपके अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था, तो धर्म स्थायी कहा जाता था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 41 है राज्य व्यक्ति से पहले है, यह कथन किसका है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बच्चों ये कथन है आपके अरस्तु महोदय का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब अरस्तु से थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। देखिएगा जीव विज्ञान के पिता अरस्तु जी हैं, जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु जी हैं, और उसके बाद में बात करूँ तो सिकंदर महान के गुरु अरस्तु जी हैं। इन्होंने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति से पहले यह भी कथन अरस्तु जी का ही था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो मैकियावेली ने सबसे पहले लेख यानी कि लिखित तौर पे राज्य शब्द का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है
ओ सॉरी, सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। क्वेश्चन 41 है, सॉरी हाँ हमारा 43 क्वेश्चन है, उपयोगितावाद किस शताब्दी में प्रतिपादित हुआ। तो उपयोगितावाद आपका 18वीं शताब्दी में प्रतिपादित हुआ। क्वेश्चन में 43 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन 44 है, ऑन लिबर्टी पुस्तक किस लेखक की है। तो देखिएगा ऑन लिबर्टी पुस्तक जो लिखी है वो J.S. मिल ने लिखी है, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे आपके राजेंद्र प्रसाद जी। इसके बाद में संविधान सभा को भंग कर दिया गया और आपका एक प्रकार से नई चीज़ स्टार्ट हुई, संविधान की आपके अंतरिम संसद हम उसे बोल देते हैं। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उसमें एक प्रकार से राष्ट्रपति बना दिया गया, यानी कि जो आपकी संविधान सभा थी उसको भंग कर दिया गया और राष्ट्रपति बना दिया गया राजेंद्र प्रसाद जी को। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष आएंगे तो सच्चिदानंद जी आएंगे, पहले स्थायी अध्यक्ष आएंगे तब आएंगे राजेंद्र प्रसाद जी। और राजेंद्र प्रसाद जी की मैं बात करूँ तो देखिएगा थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, इन्हें अजातशत्रु के नाम से जाना गया है और बिहार का गांधी भी इन्हीं को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है। तो देखिएगा मूल संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य थे, उसके बाद आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। उसके बाद 11 मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता या उसके जो पालनहारा होंगे उनका फर्ज बनता है। तो ये लिए गए थे आपके रूस से। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। भाग 4 के कै में अनुच्छेद 51 में वर्णन मिलेगा आपको मूल कर्तव्यों का। क्वेश्चन नंबर 47 है, न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया बच्चों आपका USA से, यानी कि अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, ये ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। तो देखिएगा समानता, स्वतंत्रता, धर्म का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार पहले था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 300 के कै में वर्तमान में है। क्वेश्चन नंबर 49 है, चतुर्थ स्तंभ क्या है। तो राष्ट्र का चौथा स्तंभ किसको बोलते हैं। राष्ट्र का चौथा स्तंभ आपके प्रेस को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो देखिएगा अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है, जैसे शिक्षा प्राप्त करना एक मूल अधिकार है, किसी भी धर्म को मानना मूल अधिकार है, कहीं भी आना जाना मूल अधिकार है, अगर इसको कोई हनन करता है, इसको कोई खत्म करता है, तब इसकी रक्षा कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये थी आज की वीडियो, बहुत मेहनत के बाद इस वीडियो को बनाया गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।